नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे भाऊ तोरसेकर सर, भाऊ का स्वागत कर लेते हैं। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। भाऊ, महाराष्ट्र के हवाले से और इससे पहले बंगाल के हवाले से विपक्ष के टूटने का क्रम लगातार जारी है। हालांकि ये बिना मौसम है। अगर आप देखिए तो लोकसभा में इस सरकार का गठबंधन का एनडीए का पूरा बहुमत है। राज्यसभा में भी इनके पास ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जब कोई काम रुका हो। लेकिन हाँ, परसीमन का काम रुका, महिला आरक्षण का काम रुका। इसका मतलब है 2/3 बहुमत। और अब जिस तरह से पार्टियां टूट रही हैं, अलग हो रही हैं, एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, अभी एमएलसी के चुनाव में क्लीन स्वीप हुआ है। 17 में से 16 सीटें भाजपा और शिवसेना की युति ने जीता है। लेकिन एक बागी का भी मामला वहां रहा है जिसने कि खेल पलटा है। खैर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में नंबर्स की जल्दी में लगते हैं। ऐसा क्या इरादा है, क्यों ऐसा चाहते हैं जी? मैं नहीं मानता कि बीजेपी ने कुछ तोड़ा है वगैरह वगैरह। ये मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि अगर टूटने वाली चीज नहीं होती है तो कितना भी करो, आप पत्थर को कुल्हाड़ी से नहीं तोड़ सकते, है ना। अगर टूटने वाला है तो जरूर टूटेगा। तो इसलिए आपके जो सब इतने पक्के हैं, आप बोल रहे हो, तो टूटे कैसे भाई? क्यों टूटे? कभी तो मैं उद्धव ठाकरे के बारे में या राहुल गांधी के बारे में एक बोलूंगा, ये वो जरा गलती करना शुरू करे। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? वो गलती नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तय किया है कि वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए दुनिया की नजर में गलती भी हो जाती है तो वो मानते नहीं है। लेकिन जब व्यवहार होता है तो आप मानो ना मानो, गलती हो गई तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कानून की जो डेफिनेशन है वो समझो। कानून के बारे में आपका अज्ञान है, ये आपका डिफेंस नहीं हो सकता। मुझे मालूम नहीं था कि भाई गाय को काटना ये गुनाह है, मुझे मालूम नहीं था। ये डिफेंस हो सकता है। अगर आपका मोर ये राष्ट्रीय पक्षी है तो उसकी शिकार करोगे, तो आप बोलोगे मैं तो खेड़ू, तो गांव का हूं, मुझे कानून वगैरह कुछ पता नहीं है। तो क्या वो डिफेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरीके से आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, कौन गुस्से में है, कौन नाराज है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप नेता करके नालायक हो। लेकिन मैं तो नालायक हूं नहीं, क्योंकि मैं लायक हूं और मैं गलती करता ही नहीं। तो अब इसका जवाब आपके पास क्या है? पार्टी तोड़े। अब जब भी सामने वाले जो है, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये मच्छर क्यों काटता है, गलती मच्छर की है। अरे तुझे डेंगू हो जाएगा ना। जो कुछ होना है वो तुम्हें होने वाला है, उसको नहीं होने वाला है। तो अपोजिशन क्या करे ये आप नहीं तय कर पाते। ये बहुत बड़ा इमरान खान की बड़ी गलती है कि ये बॉलिंग करने आ गया, वरना तो हम जीत जाते। ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो वो सामने की टीम में है, आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको उसके बॉल पर खेलना पड़ेगा। तो ये जो कंप्लेंट है कि इसने तोड़े उसने तोड़े, अरे टूटे क्यों? आपके हाथ में बैट थी, आपके स्टंप गिर गए, तो ये सामने वाले की गलती कैसे हो सकती है? यू हैव टू डिफेंड योर स्टंप्स, योर विकेट। ये मुझे, मेरी समझ में ये आर्गुमेंट नहीं आ रहा है कि इसने तोड़े उसने तोड़े। कोई भी होगा तोड़ेगा। आप उसके खिलाफ हो, आप उसके सपोर्ट में हो? क्या आप एनडीए में हो और आपके तोड़े हैं? नहीं तोड़े है ना। तो उनका काम ही है, उनका काम ही है। आपने जब आपको मुख्यमंत्री बनना था तो आप शिवसेना बीजेपी युति जो अलायंस थी वो तोड़कर निकल गए। तो शरद पवार ने तोड़ा ये बोलना गलत है। शरद पवार तोड़ेगी क्यों नहीं तोड़ेगी भाई? आपके खिलाफ है वो, आपके खिलाफ की राजनीति करते हैं, तो उनका ये तो काम है।
उनका काम है। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी रोज के रोज मोदी की तारीफ करते हैं और फिर भी हमारे तोड़ लिए। ममता दीदी क्या कर रही? तो ये गलत लॉजिक है, गलत आर्ग्यूमेंट है कि तोड़े हैं। वो टूटने वाले थे, वो टूटने के लिए भैया बिल्कुल तैयार बैठे थे। एक लड़की अपना घर छोड़कर किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती तो वो तो उसको लुभा रहा है, वो तो होगा। आपकी लड़की अगर उसकी जवानी आ रही है तो उसकी शादी करना, उसकी जरूरतों पर ध्यान रखना, उस नाजुक सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना जरूरी होता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाना नाच नाच कर रिकॉर्ड किया और गाना समझ नहीं पाए। तो ये बात है ना कि आपके पास जो है वो अगर घर में खुश रहते, आपका पड़ोसी आपके बच्चे को अगर बार बार चॉकलेट दे रहा है और आप उसको बिल्कुल रोक रहे, बिल्कुल घर में मन है, तो बच्चा तो जाएगा, उसको चॉकलेट चाहिए। तो चॉकलेट की जगह और कोई लालच देकर उसको आपके घर में संभाल के रखो, तो वो पड़ोसी के चंगुल में नहीं फंसेगा। तो इसलिए किसने तोड़े ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो चर्चा ही गलत मैं मानता हूँ, बिल्कुल गलत चर्चा है। तो ये जो चल रहा है अब बीजे आपने और मैं 2024 से एक बात बार बार बोल रहा हूं कि 24 के चुनाव के आसपास और उसके बाद मोदी जी ने अश्वमेध शुरू किया। उनको सर्टन चीजें, एक एक छत्र सरकार बनानी है। अब एक छत्र सरकार बनानी है तो सेंट्रल अथॉरिटी होती। आपको सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं थी। अगर करोगे तो आपका राज्य तोड़कर सेंट्रल अथॉरिटी से कनेक्ट किया जाता है। संविधान क्या है बोलते हैं? अरे संविधान ये पूरा देश अखंड रखने के लिए जो बनाया गया है उसको संविधान बोलते हैं। और उस संवैधानिक अथॉरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका गवर्नमेंट है। अगर आप सेंटर को चैलेंज करोगे तो आपको राष्ट्रपति शासन लाकर हटाना भी उनकी अथॉरिटी है, उन्होंने नहीं की है। जनता को समझाया, देखो ये टूटना चाहते, इनको हटाओ, और जनता ने हटाया। अब वो वन नेशन वन इलेक्शन जो कुछ होगा, परिसीमन होगा, उस पर आपको क्या, मुझे समझ में नहीं आता। हर बार मोदी गलत होता है। ये अपोजिशन नहीं है, ये अपोजिशन नहीं है। तो ऐसे अपोजिशन को खत्म करना जरूरी है, वही तो उनका काम है। अगर आप उनको गलत मानते हो तो आप उनकी पार्टी खत्म करो। किसने रोका है? किसने रोका है? ममता दीदी 2021 का चुनाव होने के बाद बीजेपी के कितने लोग तोड़कर ममता दीदी लेकर गई थी? शत्रुघ्न सिन्हा 2019 तक बीजेपी के एमपी थे और फिर भी कांग्रेस के मंच पर जाकर बीजेपी को गालियां दे रहे थे। याद है ना आपको? बाद में कांग्रेस में चले गए। अगर मुझे कुछ हो गया तो गलत है, और मैं तुम्हारे साथ जो गलत करूं वो सही है, और उसको संविधान बोलते हैं। मेरे समझ के परे बात है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी ने तोड़ा है। आपसे भरोसा उठ गया है, आपके लीडरशिप से उनका भरोसा उठ गया है, इसीलिए तो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। अब देखो, उद्धव ठाकरे थे तो 56 एमएलए चुनकर आए थे, एकनाथ ने 57 लाए। तो उन पर जो भरोसा रख के जो 40 लोग आए थे, 3-4 लोग हार गए चुनाव, बाकी के तो आए। जो उद्धव के साथ टिके रहे उसमें से कितने आए मुझे बताओ। वो वैभव नाइक होगा या और कोई कोकण के थे, मुंबई के थे, बेचारे हार गए ना। उनके हारने का कारण उद्धव ठाकरे है, वो जीतने का कारण उद्धव ठाकरे नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, वो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जब परीक्षा हो जाती है और इनके जो 1000 लड़के, 800 लड़के, उसमें से 10-12 मेरिट में आ जाते, ये उनकी ऐड करेंगे, इश्तेहार करेंगे। हाँ, बाकी जो नापास हो गए उसके बारे में कोई ऐड करता है?
आपको बोलना चाहिए कि हमारे कोचिंग सेंटर में 800 लड़के थे, कुछ 100 लड़कों को परीक्षा पास हो गए, 700 फेल हो गए। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। ये कोई कोच वाला बोलता है, कोचिंग सेंटर वाला। तो जो अपोजिशन में बैठे हैं वो बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, तो वो भूल रहे हैं अब 97 कैंडिडेट विधानसभा के लिए उद्धव ठाकरे ने चुनाव में उतारे थे, 20 आए, 77 हार गए। कभी उद्धव ठाकरे बोलते 77 लोग मेरी लीडरशिप के कारण हार गए, 20 जीते तो मेरे कारण जीत गए, और 77 हार गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये कहां का रूल है, मुझे मेरी समझ में नहीं आता। ये कहां का लॉजिक है? हारने की जिम्मेदारी उठाने वाला लीडर होता है। तो ये आप विपक्ष में कोई है तो मुझे दिखाओ ऐसा कि जो लाइबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। ये सब अपोजिशन के लीडर है, उनका कहना है कि हम आपको एसेट मानते और जो लाइबिलिटी होते उसको डंप कर देते, है ना। तो इसलिए इसने तोड़ा, उसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये छोड़ दो, उनको नंबर चाहिए। और इसमें से कितने बीजेपी में गए, या तृणमूल के हो या उद्धव के हो, क्या बीजेपी में गए? उन्होंने अपने तरीके से शेल कंपनियां होते, शेल पार्टियां बनाई। बिल्कुल। तो उधर जाओ। और एक बात सीधी साधी होती है, व्यवहार कैसा होता है, आप जल्दबाजी में हो थोड़ा और 3-4 जगह जाना है, तो एक दुकान में गए, मोबाइल फोन खरीदा और पैसा भी दे दिया, उसको बोला ये रख दो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। तो ये जो हुआ है ना, ये वैसा हुआ है, जब जरूरत होगी उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन पैसा दिया है, ये फोन किसको बेचना नहीं। समझे क्या हो रहा है? ये ब्लेम तो कर रहे हैं अमित शाह को, लेकिन अमित शाह उनको उठाकर घर तो नहीं ले गया। आपके हाइपोथेकेटेड बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो उनको नंबर चाहिए। अगर पिछली बार फालतू कारण देकर आपने 13 अप्रैल को वो विधेयक फेल नहीं किया होता तो आपकी पार्टी, और वो 13 अप्रैल की बात है, 23 और 29 अप्रैल को बंगाल का वोटिंग हुआ है। अगर वही एमपी ममता के अगर बीजेपी के साथ खड़े रहते और बाद में ममता हार जाती, तो क्या तोड़ा हमारे लिए बोला, तोड़ा उसके लिए बोल सकते थे? आप नहीं बोल सकते नहीं। तो इसलिए गलत लॉजिक से, गलत तर्क पेश करने से आप सही नहीं ठहराए जा सकते। आपकी गलतियां हुई और लगातार आप गलतियां कर रहे हो। आप गलतियों का इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, आत्म परीक्षण नहीं करते, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा बाबू, एक चीज और लगता है, आपने बहुत अच्छा कहा, और इस बार बीजेपी ने एक गजब का फार्मूला निकाला है कि भाई ठीक है, तुम एनडीए में होके रहो, अलग गुट रहो, तुम्हारी सारी व्यवस्था है, तुम्हारी बीजेपी में कोई एंट्री नहीं है। तो बीजेपी के ऊपर जो है एक ये भी है, एक नया ये राजनीतिक एडजस्टमेंट गठबंधन के रूप में दिखाया है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई वो खुद ही बिखरने के लिए तैयार हैं, तो क्या 2029 से पहले अगर लोकसभा, राज्यसभा या कहीं विधानसभा भी मैं देख लूं, अब तो कोई बात ही नहीं है, उत्तर प्रदेश भी कोई मैटर नहीं रह गया कि 27 में क्या है, क्या विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो चुका है और मोदी के सामने या वर्तमान भाजपा और एनडीए के सामने अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो पूरी तरीके से उसके विधायक हों, राज्यसभा सांसद हों, लोकसभा सांसद हों, कारपोरेटर हो, आप देख लीजिए टीएमसी में, तो क्या ये अब क्रेडिबिलिटी का सवाल है और वो जीरो हो चुका है? राहुल गांधी जिस तरीके से अब तक कोशिश करते रहे हैं कि हम रिवाइव कर जाएं, क्या उनकी तमाम वो कोशिशें और मास्टर माइंडशिप, चाहे उनके मास्टर्स के हवाले से, वो सब कुछ अब काम नहीं आ रहा है? क्रेडिबिलिटी का सवाल है, अब वो रहा नहीं विपक्ष के पास। जी देखो, एक बात होती है, आपने पेड़ लगाया नहीं है, पेड़ आपके बाप दादा ने लगाया, आप उसका मेंटेनेंस करते हो? नहीं करते। और फल आया तो मेरा है, फल आता है तो मेरा है, लेकिन उसको कोई आपको खाद देना चाहिए, उसको साफ सफाई करनी चाहिए। कुछ करते हो आप? नहीं करते, मशक्कत नहीं करते। तो जब तक फल आता रहेगा आप खाते रहेंगे, लेकिन उसकी
जो क्या बोलते हैं उसको, मेहनत उस पर करनी है, वो तो नहीं करोगे। तो बीजेपी कितनी मेहनत करती है देखो। परसों की बात है, मुंबई में एक फंक्शन था, मुझे जाना पड़ा, जबकि बंगाल के बारे में, बिहार के बारे में मेरे चुनाव का जो अंदाजा था सही निकला, भविष्यवाणी। तो वो मुंबई के कुछ बंगाली है, उन्होंने मुझे बुलाया था कि हमको आपका लेक्चर रखना है, तो मैंने गया था। तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वो सिर्फ लेक्चर के लिए नहीं बुलाया था। जो मुंबई से, महाराष्ट्र से 600 से ज्यादा लोग बंगाल के चुनाव के लिए गए थे, यहाँ के हैं, उसमें से कुछ मुंबई के कुछ 22 बंगाली थे। हमारे मराठी मुंबई के न्यूज़पेपर में कहीं ये खबर तक नहीं थी कि यहां से गए। उसमें 3 महिलाएं थी, 22 लोगों का सम्मान मेरे हाथों हुआ है। किसी को पता है कि मुंबई से कम 600-700 लोग 2 ट्रेन पूरी भरकर गई थी और 1 महीने से ज्यादा उधर काम कर रही थी। अब ये महाराष्ट्र से गए, कुछ 1,500-2 हजार लोग गए थे, तो गुजरात से गए होंगे या वहां से गए होंगे, हरियाणा से गए, उत्तर प्रदेश, बंगलोर, कहां कहां से गए लोग। उसकी खबर आपने कहीं देखी थी? तो उसको मशक्कत बोलते, मेहनत करना बोलते। वो की थी, किसने नहीं की थी, तो फल उसका उनको मिला है। आप अपने अभी ये जो टूट रहे उद्धव के, वो बोल रहे हमको मिलने, उद्धव से हमारी मुलाकात ही नहीं होती थी। वही बात वहां तृणमूल वाले बोलते हैं कि ममता को कोशिश करो तो बोलती है अभिषेक से मिलो, अभिषेक को तो मिलना दुरापास था। तो वो क्या करे? हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है, आई जेऊ घालीना बाप भीख मांगो देना। मतलब ये है कि मां खिलाती नहीं है घर में और बाप बोलता है साले बाहर भीख भी नहीं मांगना। क्या करेगा वो? भाग जाएगा ना। समझे आप? ये जो तृणमूल के हो या उद्धव के हो, वो टूटने का कारण वो कहावत है, आई जेऊ घालीना मां खिलाते नहीं और बाप बोलता है साला भीख भी नहीं मांगना। तो भूखा रह के मरेगा बच्चा ना, वो निकल जाता है, भाग जाता है, घर छोड़कर भाग जाता है। ऐसे माँ बाप और ऐसा घर ही नहीं चाहिए। तो टूटने का कारण ये है जो हमारी मराठी कहावत बता रही। अगर आप उनको नहीं संभालोगे, अभी मैंने उद्धव का एक स्टेटमेंट देखा कि जो टूटे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम पकड़ के नहीं रख सके। छोड़ने की बात तब आती है जब पकड़ोगे। वो आपके पकड़ में ही नहीं रहे, ये भी इनको समझ में नहीं आता पकड़ना क्या होता है, छोड़ना क्या होता है। वो आपको छोड़कर निकल गए, हाथ से निकल गए, अब बोलते नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ने के लिए पहले पकड़ना भी पड़ता है। बस ये सब क्या है, बड़बोलापन हो गया। ये पार्टियां, मुझे जब पूछा गया अभी 15 दिन पहले कि विपक्ष उभरेगा तो कैसे उभरेगा, तो मैंने बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन दे दिया। मैंने बोला पहला कदम यह है कि हर विपक्ष पार्टी में जितने प्रवक्ता है, स्पोक्सपर्सन है, उनको सैक कर दो। किसी भी चैनल पर हमारी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होगा, ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाबू, हमारे ही पिछले वीडियो में आपने बात कही थी, दर्शकों हाँ, याद रखिए। तो बिल्कुल साफ है। पहले बात, आप जमीन पर रहो, आप जमीन पर रहो। आप मीडिया में हो, आप जमीन पर नहीं हो, आप लोगों में नहीं हो। आप जो बोल रहे ना, राहुल गांधी कोशिश कर रहे रिवाइवल, अरे रिवाइवल का मतलब समझते हो? रिवाइवल के पहला कदम होता है सर्वाइवल। भूकंप हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, सब गिर जाता है, ढह जाता है। अब मरने वाले तो छोड़ो, जो कुछ जिंदा रहते वो पहला क्या करते, जो कुछ गिर गया है, जमीन में गाड़ा गया है, तो उसमें से क्या हाथ में लगते हैं, कहां से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अरे ये कपड़े है, ये चद्दर है, ये बर्तन है, ये बचा हुआ गेहूं है या आटा है, वो उठाकर हम शुरुआत करते हैं ना। नहीं तो उसको सर्वाइवल बोलते हैं। अगर सर्वाइवल होगा फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उसको रिवाइवल बोलते हैं। ये सर्वाइव नहीं हो रहे और रिवाइवल की बात कर रहे हैं।
मेरी मेरी दिमाग में जो मैं पिछले 6 महीने से एक भी चैनल देखा नहीं है किसी भी भाषा का। जो यूट्यूब पर आता है वो ढूंढते रहता है, उसमें मुझे सब्जेक्ट मिल जाते, मैं करता हूं। क्योंकि मीडिया की भाषा और मेरी भाषा, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। वो बोलते हुए मेरी समझ में नहीं आता। अब आप ही बोले कि रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। अरे रिवाइवल दूसरा कदम होता है, पहला कदम सर्वाइवल होता है। ये सर्वाइवल की सोच तक नहीं रहे और उसमें दूसरा भूकंप हो गया, तृणमूल गिर गई, उद्धव ठाकरे गिर गए। तो इसलिए पहली बात होती है कि सोचो, देखो आपकी बीमारी क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, उसकी अगर डायग्नोसिस सही हो गया तो आपको दवाई मिलेगी, ट्रीटमेंट तय होता है। और उसमें गलत ट्रीटमेंट हो गई तो बीमारी बढ़ जाती है, मर भी जा सकती है। तो इनको पहले देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये इतने मीडिया सेवी हो गए कि मीडिया पर जी रहे। मीडिया एक बार मुझे लगता है कहीं एक दिल्ली में एक ऐसा ये था, उसमें वो आपका कौन है कांग्रेस का, हेमंत बिस्वा, पवन खेड़ा जी, और राजदीप सरदेसाई भी था, 4-5 लोग वक्ता बैठे थे। तो वो पवन खेड़ा राजदीप को और मीडिया को बता रहा है कि आप कुछ करो तो हम जीत सकते। अब बोलिए, यानी मीडिया ने कुछ करना चाहिए तो कांग्रेस सर्वाइव हो जाएगी और फिर रिवाइवल हो जाएगी। यानी ये कितने डिपेंडेंट हो गए मीडिया पर, क्योंकि ये मीडिया में रहते, उनका जनता से कोई संपर्क रहा नहीं है। और चुनाव जीतना है तो आपको लोगों में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि वो पूरा, मैं उस पर एक मराठी वीडियो बनाने वाला हूँ बंगाल के, तो उसमें जो मुझे बुलाने वाले थे सौमित्र चौधरी करके, और दूसरे थे निरंजन बोस। तो उन्होंने बोला कि तो आपका नाम लिया उन्होंने, बोले अवनीश के वीडियो में मैंने बेलूर मठ में सुन रहा था, बेलूर मठ कोलकाता, बेलूर मठ में अवनीश का एक वीडियो था, उसमें आप थे, तब मैंने सुना बहुत तोरसेकर को पहली बार। तो ये फर्क होता है ना। तो वो मैं निरंजन बोस सुन रहे थे तो मैंने सुना, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है क्या, तो वो हमसे जुड़ गए। इसके लिए मीडिया ने कुछ नहीं किया है। आपसे जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, लेकिन आप उनके पास जाना तो चाहिए आपको। आप एसी केबिन में बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे लोग जुड़ जाते हैं, उससे वोटर आता है। मीडिया 5% ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। 95% लोग मीडिया से अलग रहते हैं, और वहां जो पार्टी पहुंचेगी उसको उसका फल मिलेगा। गांव गांव में, घर घर में, महिलाओं तक बीजेपी पहुंची थी। यह बंगाल के मीडिया को और नोएडा के मीडिया को भी पता नहीं था कि बीजेपी कहां पहुंच गई है। उन्होंने बोला ना, 1,60,000 बैठकें ले ली गई गांव गांव में। 5-15 दिन 4 महिलाएं, पुरुष उनके घर में बैठकर 4-5 घरों के लोग इकट्ठा होकर उनको समझा रहे थे, आरएसएस के, बीजेपी के लोग, और इसकी मीडिया को खबर तक नहीं थी। और ये बोल रहे थे कि मीडिया, ममता के पास तो केडर है, बीजेपी के पास केडर नहीं। इनको लगता है कि बीजेपी का केडर, आरएसएस का केडर माने खाकी हाफ पैंट होती है, सफेद शर्ट होता है, हाथ में डंडा होता है, सर पर काली टोपी होती है। नहीं नहीं, वो आपके बाजू में बैठा, आपको पता नहीं वो आरएसएस वाला है, और वो आपसे राजनीति की, हिंदुत्व की बात तक नहीं करेगा। लेकिन आप वोट करने जाओ, आपके वोट से फर्क पड़ता है, ये समझाएगा। आपको तकलीफें क्या है वो समझाएगा। तो इसलिए इस ढंग से काम करना पड़ेगा, तब जाके आप चुनाव जीत पाओगे, सर्वाइवल हो जाएगा, रिवाइवल हो जाएगा। इतनी जीत के बाद भी बीजेपी आत्म परीक्षण करती है। क्यों भाई? हमको ठीक है 207
ये कहां से लॉटरी लग गई? इसका स्टडी आज बीजेपी में चल रहा है कि बंगाल में हमारा एक्सपेक्टेशन अगर 260-70 था तो 30-35 ज्यादा कहां से आ गए? हाँ, यानी ज्यादा आ गए, फायदा हो गया तो भी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और कम हो गया तो भी अभ्यास करते हैं। ये दोनों नहीं करते और बोलते इस साला में परीक्षा में बैठा ही नहीं तो फेल कैसे हो गया? अरे वो अध्ययन करते, परीक्षा देते, बाद मेरिट लिस्ट में आते। आपका सवाल ये है, यानी विपक्ष का सवाल ये है कि हम अभ्यास नहीं करते, हम परीक्षा नहीं देते, परीक्षा सेंटर तक नहीं जाते और फेल क्यों हो जाते? फेल हो गए। अब इसका जवाब मैं कहां से दे दूं, मुझे पता नहीं। कोई नहीं दे पाएगा भाऊ। और मुझे लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से आपने मुझे करेक्ट किया, और करेक्ट किया, बिल्कुल सही कहा। बोले यार तुम सर्वाइवल की बात करते हो, सॉरी तुम रिवाइवल की बात करते हो, यहाँ सर्वाइवल की स्टेट चल रही है। तो ऐसे में क्या 27 का उत्तर प्रदेश में कहूँ, उसके बाद पंजाब का इलेक्शन बाकी है। इलेक्शन के मोड में मुझे लगता है दर्शकों, जो भी भाऊ से बात हुई, कि विपक्ष है ही नहीं। नहीं और देखो, कहाँ अभी अभी जी हम बोल रहे हैं 22 तारीख है, जो जी मेरे पास खबर है 30 जून तक उत्तर प्रदेश का सीट का बंटवारा तक बीजेपी और एनडीए का हो जाने वाला है। 30 जून को, हम्म, 6 महीने अभी चुनाव बाकी है। तो अभी से बूथ लेवल का काम शुरू होगा जुलाई में। चुनाव तो 6 महीने आगे है और इनका अभी गठबंधन होगा नहीं होगा ये भी तय नहीं हो रहा है। बिल्कुल गठबंधन अखिलेश के साथ कांग्रेस का होगा या और किसी के साथ, रावण के साथ वो कौन है, ओवैसी चला जाएगा, ऐसी वैसे। चर्चा मीडिया में चर्चा है तो काम शुरू हो गया। विपक्ष का काम मीडिया में चलता है, जमीन पर नहीं होता। और ध्यान रखो, तो मैंने इसमें एक वीडियो किया है, बारीकी से ध्यान रखो तो अखिलेश के दोनों चाचाओं पर नजर रखो, हम्म, शिवलाल और रामगोपाल। ये कमजोर कड़ी है, देखते हैं क्या होता है आगे। बिल्कुल बाबू। और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उस तरफ उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बातें भी चल रही हैं, क्योंकि ये टूटने का मौसम है, तो अब कुछ भी असंभव नहीं लगता है। बाबू, आपने महाराष्ट्र के बहाने बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश का तो आपने भविष्य ही बता दिया, और भारत के विपक्ष का भविष्य कहाँ है ये भी आपने बताया। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि भाऊ से इस गंभीर बातचीत से आपको जरूर कुछ सार्थक मिला होगा। अगर मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब करके स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए। और भाऊ, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के उन बंगाली सज्जन और पूरे बंगाली ग्रुप को प्रारब्ध के परिवार की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने प्रारब्ध के हवाले से आपको कुछ बताया। तो दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा भाऊ के साथ यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और भाऊ तोरसेकर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।